हाँ जी। अपने आमेर का कछवा वंश चल रहा था। कछवा वंश की 2 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है और अपने शुरुआत किया था दुल्ले राय से और कल मिर्जा राजा जयसिंह तक अपने पढ़ लिया था। अब आगे मिर्जा राजा जयसिंह से आगे पढ़ते हैं अपने। मिर्जा राजा जयसिंह की 1667 के अंदर मृत्यु होती है। तो 1667 की मृत्यु हो जाने के बाद, यानी औरंगजेब ने जहर दिलवा दिया था 1667 के अंदर, तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु। वो बंदा 46 सालों तक मुगलों की सेवा करता है। लास्ट में बुरहानपुर नामक स्थान पर जहर दिलवा दिया जाता है। अगला राजा बनता है राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम राजा बने और राम सिंह प्रथम का शासन काल है 1667 से लेकर 1683 तक। राम सिंह सेकंड मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र। कल पढ़ रहे थे अपने कि मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि की थी शिवाजी के साथ। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी जब आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए आया तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह या राम सिंह इन दोनों के खिलाफ होकर शिवाजी को कैद करवा दिया था। तो शिवाजी को जहां कैद करवाया गया वो जगह कौन सी थी? तो इसी राम सिंह की हवेली थी। राम सिंह की हवेली, ये चीज याद रखना। राम सिंह की हवेली जिसको बोलते हैं जयपुर भवन। राम सिंह की हवेली या जयपुर भवन आगरा के अंदर है। इसी राम सिंह की हवेली, उसके अंदर कैद किया गया था शिवाजी को। तो शिवाजी को इस राम सिंह की हवेली में से फरार करवाने में जो मुख्य योगदान रहा वो एक मिर्जा राजा जयसिंह और एक राम सिंह, यानी इन्हीं दोनों बाप बेटों का मुख्य योगदान रहा था। तो राम सिंह की हवेली जयपुर भवन आगरा के अंदर। और देखो राम सिंह की क्या बात है। राम सिंह के एक दरबारी कवि का नाम था कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का ग्रंथ है रस रहस्य। फिर एक दलपति राम या दलपति राज लिख देते हो या दलपति राम लिख देते हो, एक ही बात है। इसका एक ग्रंथ है चगता पातशाही। और फिर एक शंकर भट्ट, शंकर भट्ट नाम का दरबारी राइटर जिसका ग्रंथ है वेद्य विनोद संहिता। और एक गणेश देवल, ये भी राम सिंह का दरबारी कवि हुआ करता था जिसकी रचना है मुहूर्त तत्व। तो राम सिंह को थोड़ा दोबारा देख लीजिए। राम सिंह जिसकी हवेली, राम सिंह की हवेली आगरा के अंदर है जिसको जयपुर भवन कहते हैं। इस राम सिंह की हवेली से शिवाजी को फरार करवाने में मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह का मुख्य योगदान रहा था। और जो राम सिंह के दरबारी कवि थे, वो राम सिंह के दरबारी कवि देखो कौन कौन है। एक कुलपति मिश्र है जिसका ग्रंथ है रस रहस्य। एक दलपति राम जिसका ग्रंथ है चगता पातशाही। और एक शंकर भट्ट वेद्य विनोद संहिता लिखी। और एक गणेश देवल जिनकी रचना है मुहूर्त तत्व। फिर आगे अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? अगला शासक बनता है बिशन सिंह। बिशन सिंह को कई जगह विष्णु सिंह भी लिखा था। तो दोनों में से चाहे कोई भी नाम आ जाए, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। 1683 से लेकर 1699 तक शासक रहा था। ज्यादा कोई विशेषता नहीं है, बस एक दो विशेषता याद कर लेंगे। आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग की सैन्य बंदी या किला बंदी या मरम्मत करवाने का काम किया था वो बिशन सिंह या विष्णु सिंह ने किया था। एक तो बात ये, यहां से देखो आमेर दुर्ग है जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है गणेश पोल। आमेर दुर्ग के अंदर जो दर्शनीय स्थल है वो शिला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मावठा जलाशय, केसर क्यारी, दिलाराम का बाग, दिलाराम का बाग और कदमी महल।
कदमी महल के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं पीछे वाली क्लासों के अंदर। कदमी महल जिसके अंदर मीणा जनजाति के लोग कछवाहों का राज तिलक करते थे, वही कदमी महल जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। तो याद रखना, आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है, और आमेर दुर्ग की सैन्य बंदी या किला बंदी किसने करवाई? तो बिशन सिंह या विष्णु सिंह ने करवाई थी। गणेश पोल ये आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा आमेर दुर्ग के अंदर शिला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मावठा जलाशय, केसर क्यारी, दिलाराम का बाग और कदमी महल, ये दर्शनीय स्थल। एक बार राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था कि सवाई जय सिंह के पिता का नाम क्या था। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह के पिता का नाम। तो सवाई जय सिंह के पिता का नाम विष्णु सिंह या बिशन सिंह। फिर देखो अगला राजा, थोड़ी ज्यादा जिसकी विशेषता है वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 1699 याद रख लेना या 1700 याद रख लेना। 1699 या 1700 से लेकर 1743 तक ये शासक रहते। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह को जयपुर का चाणक्य कहा जाता है। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए जयपुर का चाणक्य कहा जाता है। इसने जयपुर के अंदर बहुत सारे काम करवाए थे। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। सवाई जय सिंह ने सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा की थी, यानी 7 मुगल शासकों की सेवा करने वाले व्यक्ति का नाम है सवाई जय सिंह। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक फटाफट चेंज होने स्टार्ट हो गए थे। मुगलों में पतझड़ शुरू हो गया था एक तरीके से। जिस समय मुगलों का पतन हो रहा था, तो वो पतन होते हुए देख रहे थे सवाई जय सिंह। 7 मुगल बादशाह चेंज हो गए थे सवाई जय सिंह के काल के अंदर। वो पतझड़ औरंगजेब की मृत्यु से ही स्टार्ट हो जाता है। तो औरंगजेब के अलावा यानी जो 7 मुगल शासकों की सेवा की है सवाई जय सिंह ने, वो 7 मुगल शासक देखो कौन कौन से। एक तो औरंगजेब है, एक है मुअज्जम जिसको बहादुर शाह प्रथम भी बोल सकते हैं, एक है जहांदर शाह, जहांदर शाह, फिर है फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, रफी उद दौला, एक है रफी उद दरजात, और एक है रोशन अख्तर जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। तो ये 7 मुगल शासकों की सेवा की है। याद रखना इस बात को कि जो 7 मुगल शासक हैं, वो 7 मुगल शासक कौन कौन से जिनकी सेवा की है। तो औरंगजेब से स्टार्ट होती है कहानी। औरंगजेब 1707 से पहले तो औरंगजेब की सेवा की। 1707 से 1712 तक मुअज्जम शासक रहता है। फिर 1712 से 1713 तक जहांदर शाह है। 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुख सियर, और 1719 में ही रफी उद दौला, और 1719 में ही रफी उद दरजात, और 1719 में शासक बनता है रोशन अख्तर जिसको बोलते हैं अपने मोहम्मद शाह रंगीला। इन 7 मुगल शासकों की सेवा की। तो सवाई जय सिंह 7 मुगल शासकों की जब सेवा कर रहा है, उस टाइम बीच में और कौन कौन सी घटनाएं घटी देखो। वो और कौन कौन सी घटनाएं घटती। युद्ध लिख रखा है मैंने, जाजू का युद्ध 1707। जाजू का युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के बीच। जाजू का युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम, ये देखो मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र है मुअज्जम, और आजम भी औरंगजेब का पुत्र है। ये जाजू का युद्ध। एक है देबारी समझौता। देबारी समझौता है
वो देखो किन किन के काल में होता है। देबारी समझौते के अंदर 3 रियासतों का योगदान रहा था। 3 रियासतों का योगदान रहा। एक रियासत है मारवाड़, एक रियासत है आमेर, और तीसरी मेवाड़। उस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता था अजीत सिंह। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, और आमेर का राजा है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। और मेवाड़ का राजा है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। अजीत सिंह की पुत्री का नाम है सूरज कंवरी, और अमर सिंह सेकंड की पुत्री का नाम है चंद्र कुंवरी। सूरज कंवरी से जो संतान हुई उसका नाम है ईश्वरी सिंह, और चंद्र कुंवरी से संतान हुई उसका नाम है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। ये देबारी समझौता है, और विस्तार से बताऊंगा इनको क्या है। पहले देखिए, थोड़ा सा और देखिए इसको। सवाई जय सिंह, जिसको जयपुर का चाणक्य कहते हैं, 7 मुगल शासकों की सेवा की। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी, और औरंगजेब मुअज्जम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, रफी उद दौला, रफी उद दरजात और रोशन अख्तर, इन 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। फिर जाजऊ का युद्ध और देबारी समझौता। जाजऊ का युद्ध किन किन के बीच होता है? तो मुअज्जम और आजम के बीच। क्यों होता है? तो जाजऊ का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 4 पुत्र, मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श, ये 4 पुत्र, इन 4 पुत्रों में गद्दी के लिए जो लड़ते हैं वो 2 लड़ते हैं, वो है मुअज्जम और आजम। जिसमें से सवाई जय सिंह एक गलती कर जाता है। सवाई जय सिंह आजम की सहायता करने के लिए चला गया था। यह सवाई जय सिंह की बहुत बड़ी भूल साबित हुई थी। देखो, मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं थोड़ी, यहां आपके कम समझ में आएगा। यहां देखो, यहां औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद युद्ध होता है जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच होता है। यहां पर ये साइड है मेवाड़, ये साइड है जिसको बोलते हैं आमेर, इस साइड को बोलते हैं मारवाड़। मारवाड़ के राजा की बात की कौन है? तो अजीत सिंह याद करना है। आमेर का सवाई जय सिंह है, और मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड है। सुनो, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम और मुअज्जम दोनों भाई गद्दी के लिए लड़ते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है, और उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर सवाई जय सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों सपोर्ट करते हैं आजम की। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों किसकी सपोर्ट करने के लिए गए? तो आजम की। अमर सिंह सेकंड से सहयोग करने के लिए गया वो मुअज्जम की। ध्यान से देख लेना इस बात को। आमेर का राजा सवाई जय सिंह और मारवाड़ का राजा अजीत सिंह तो आजम की सहायता करने के लिए गए, और मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड मुअज्जम की सहायता करने के लिए गए। अब एक लफड़ा पड़ जाता है यहां पर। मुअज्जम जीत गया, मुअज्जम युद्ध जीत जाता है। मुअज्जम युद्ध जीत गया, और आने वाला अगला मुगल बादशाह कौन बन गया? तो मुअज्जम। जैसे युद्ध मुअज्जम जीता तो मुअज्जम ने कहा, पता करो रे आजम की सहायता करने के लिए कौन कौन गया था। पता किया गया आजम के सपोर्टर कौन कौन हैं। तो कह जी, एक तो आमेर का राजा सवाई जय सिंह आजम की सहायता की थी, एक मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने
आजम की सहायता की थी। तो अपनी हेल्प करने के लिए कौन आया था? अपनी हेल्प करने के लिए मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड आया। अब एक काम किया जाए, मैं मुगल सम्राट हूं, मुअज्जम कहता है मैं मुगल सम्राट हूं, उन दोनों को जो आजम की सहायता करने के लिए गए थे, उन दोनों को गद्दी से हटा दिया जाए। मुअज्जम ने आमेर की गद्दी से हटा दिया सवाई जय सिंह को, और मारवाड़ की गद्दी से हटा दिया अजीत सिंह को। मुअज्जम ने कहा आज के बाद कोई मेरे को मुअज्जम नहीं कहेगा। क्या मुअज्जम मुअज्जम लगाए रखते हो? आज से मेरा नाम है बहादुर साहब। खुद का नाम कर लिया बहादुर साहब। बहादुर साहब प्रथम बोलते जिसको, बहादुर साहब नाम कर लिया। और आमेर की गद्दी से सवाई जय सिंह को हटा दो, सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पर बिठा दो, और आमेर का नाम भी चेंज कर दो। आमेर का नाम कर दिया गया मोमिनाबाद। आज के बाद कोई आमेर नहीं कहेगा, आज के बाद मोमिनाबाद नाम है। अब बेचारे क्या करें, सवाई जय सिंह के पास भी गद्दी नहीं रही, और उधर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के पास भी गद्दी नहीं रही। बेचारे भटकते फिर रहे। अब इनको थोड़ी बहुत उम्मीद लगी, वो है मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड, क्योंकि मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड की मुअज्जम के साथ ठीक ठाक बन रही है। वो बनने का कारण ये है कि जाजू के युद्ध में अमर सिंह सेकंड मुअज्जम की सहायता करता है, इसलिए इन दोनों का रिलेशन है वो अच्छा है। दोनों के दोनों सवाई जय सिंह और ये मारवाड़ वाला अजीत सिंह, ये दोनों जाते हैं। दोनों गए मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड के पास, और अमर सिंह जी को जाकर कहा गया, अमर सिंह जी यार आपकी तो बनती है मुअज्जम के साथ। कि हाँ बनती तो है ही, मैं हेल्प करके आया था जादू के युद्ध में। कहते यार हमारे वाला थोड़ा बहुत मैटर सुलझा दो यार, आपकी तो बात मान ही लेगा, आपके साथ तो दोस्ती है। तो अमर सिंह सेकंड यहां पर कहता है कि ठीक है मैटर तो थोड़ा पेचीदा ही है, पर मैं सुलझा दूं, पर सवाई जय सिंह को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सवाई जय सिंह कहते यार बात कौन सी माननी पड़ेगी, बता बात क्या? कि माननी पड़ेगी, पहले पक्का प्रॉमिस कर। सवाई जय सिंह कहते हैं हाँ मैं मान लूंगा, पर तू बात बता। वो मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड कहता है कि सवाई जय सिंह को मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करनी पड़ेगी। अमर सिंह सेकंड क्या कहता है? सवाई जय सिंह को मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करनी पड़ेगी। सवाई जय सिंह आंसर, सवाई जय सिंह कहते हैं यार इसमें क्या दिक्कत है, ये तो डबल ऑफर है, नुकसान कहां है, यहां कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अमर सिंह सेकंड कहते हैं इतनी जल्दबाजी नहीं, अगली बात सुन पहले मेरी। अगली बात यह है कि आमेर की गद्दी पर तेरी मृत्यु के बाद वही बैठेगा जो मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी से पैदा होगा, यानी मेरा दोहिता होगा, वही आमेर में तेरे बाद गद्दी पर बैठेगा। तो जय सिंह कहता है श्योर कोई दिक्कत नहीं है, तो तेरा दोहिता होगा, मेरा पुत्र होगा, चंद्रकुंवरी का जो टाबर होगा उसको गद्दी पर बिठा देंगे। अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी की शादी कर दी सवाई जय सिंह के साथ। ये जो बातचीत हो रही है वो बातचीत हो रही है देबारी नामक स्थान पर। इस समझौते को बोलते हैं देबारी समझौता। तो अब अमर सिंह सेकंड ने तो शादी कर दी चंद्रकुंवरी के साथ, सॉरी चंद्रकुंवरी की सवाई जय सिंह के साथ। अब एक ही बंदा जो साइड में खड़ा है अजीत सिंह, अजीत सिंह सोचता है यार ये तो ठीक है, शादियां हो रही है, एक दूसरे वादे कर रहे हैं, कोई कहता है गद्दी पर बिठा देंगे, कोई कहता है मैं हेल्प करूंगा, अपना कौन है यहां, मैं क्या करूं? ये भी दिमाग लगाता है। अजीत सिंह गया सवाई जय सिंह के पास देबारी में ही, सवाई जय सिंह को जाकर कहता है कि सवाई जय सिंह एक काम कर यार, तूने एक शादी तो कर ही ली है चंद्रकुंवरी के साथ, एक और कर ले यार।
मेरी पुत्री का नाम है सूरज कंवरी। अजीत सिंह बोल रहे हैं ये बात कि मेरी पुत्री का नाम है सूरज कंवरी और तू मेरी पुत्री सूरज कंवरी के साथ शादी कर ले। सवाई जय सिंह बेचारा दरिया दिल आदमी था, किसी को मना नहीं कर रहा, ये कहते लाओ भाई, एक जाए एक और पड़ी रहेगी, क्या दिक्कत है, कर लेंगे शादी। सबसे ज्यादा जो फायदे में रह रहा है वो मेरे को लगता है सवाई जय सिंह रह रहा है। चंद्र कुंवरी और सूरज कुंवरी दोनों के साथ देवारी नामक स्थान पर शादी हो जाती है। अब अमर सिंह सेकंड गया बहादुर शाह के पास। बहादुर शाह को जाकर कहता है कि बहादुर शाह यार एक काम करो, सवाई जय सिंह को गद्दी पर बिठाओ यार, मेरा दामाद है वो, छोरी को घर उजड़िया हुआ है, टींगरी क्या लाग सी काल। अब वो बहादुर शाह कहता है कि ठीक है मैं गद्दी पर तो बिठा दूंगा, इसके जो लक्षण देखूं ना तब तो मैं गद्दी पर नहीं बिठाता, पर तेरा दामाद है तो मैं गद्दी पर बिठा देता हूं। अमर सिंह सेकंड के कहने पर सवाई जय सिंह को वो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बिठा देता है। अब सवाई जय सिंह और बहादुर शाह के बीच रिलेशन ठीक हुए तो एक दिन सवाई जय सिंह बहादुर शाह के पास गए। बहादुर शाह को जाकर कहता है यार बहादुर शाह एक काम करो यार, मेरे ससुर जी है मारवाड़ के अजीत सिंह, उनको गद्दी पर बिठाओ यार। बहादुर शाह के यार मेरे पहले तो ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। अमर सिंह सेकंड कहता है कि मेरा दामाद सवाई जय सिंह है, उसको गद्दी पर बिठाओ, और तू कहता है कि मेरा ससुर है अजीत सिंह है, ये लफड़ा क्या है? सवाई जय सिंह कहता है ससुर ही है, लफड़ा थोड़ा ज्यादा ही है, मैं कभी खाली टाइम में आपको बताऊंगा, पहले यार इतना देखो थोड़ा। फिर अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। इस समझौते को बोलते हैं देबारी समझौता। तो याद रखना, देबारी समझौता और जाजू के युद्ध। दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा। जाजू का युद्ध 1707 में, और मुअज्जम आजम को हरा देता है, अगला मुगल बादशाह बन जाता है। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने आजम की सहायता की और अमर सिंह सेकंड ने मुअज्जम की सहायता की थी। तीनों के बीच देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौते के अंदर अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किया सवाई जय सिंह के साथ। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह किया सवाई जय सिंह के साथ। सूरज कंवरी से जो संतान हुई उसका नाम है ईश्वरी सिंह, जन्म हुआ 1722 ईस्वी के अंदर। ईश्वरी सिंह का जन्म है 1722 ईस्वी के अंदर। और चंद्र कुंवरी से जो संतान हुई उसका नाम है माधो सिंह प्रथम, उसका जन्म है 1727 के अंदर। यहां पर भी आगे बताऊंगा, लफड़े पड़ जाते हैं कई। ईश्वरी सिंह का जन्म 1722, माधो सिंह का जन्म 1727। अब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाए तो उम्र के हिसाब से गद्दी पर ईश्वरी सिंह, क्योंकि ईश्वरी सिंह बड़ा है, देबारी समझौते की शर्त के अनुसार गद्दी पर बैठना चाहिए था माधो सिंह। फिर ये दोनों भाई लड़ते हैं, ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा। सवाई जय सिंह ने 5 वेद्यशालाएं बनवाई थी। वो 5 वेद्यशालाएं देखो कौन कौन सी वेद्यशालाएं। बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा कि सवाई जय सिंह ने कहां कहां पर वेद्यशालाएं बनाई, या निम्न में से कौन से स्थान पर वेद्यशाला है, या निम्न में से कौन से स्थान पर वेद्यशाला नहीं। वेद्यशालाएं सवाई जय सिंह ने 1718 में बनवानी स्टार्ट करवाई थी। 1732 तक 5 वेद्यशालाएं बनवाई थी। 5 वेद्यशालाएं बनवाई थी। सबसे पुरानी जो वेद्यशाला है वो बनवाई थी दिल्ली के अंदर, यानी जो पहली वेद्यशाला ऐसे मान सकते हैं सवाई जय सिंह ने कहां पर बनवाई, तो दिल्ली के अंदर। इसके अलावा एक है उज्जैन, एक है मथुरा में, वाराणसी में, वाराणसी जिसको बनारस भी बोलते हैं, इसको काशी भी बोलते थे,
तो याद रख लेना, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। और एक जयपुर में बनवाई थी, जयपुर यानी जंतर मंतर, जंतर मंतर। ये 5 वेधशालाएं, जिसमें से सबसे पुरानी कौन सी है, तो दिल्ली वाली है, और सबसे नई जयपुर वाली। जयपुर वाली जंतर मंतर, जंतर मंतर यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया, तो 2010 में किया गया था। ठीक है, तो ये 5 वेधशालाएं याद कर लेना अच्छी तरीके से। भाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जिसमें से सबसे जो पुरानी वेधशाला है वो तो है दिल्ली वाली, सबसे नई है वो जयपुर वाली है जंतर मंतर। जंतर मंतर यूनेस्को की सूची में शामिल है, और जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, 2010 के अंदर शामिल किया गया था। ये बात याद कर लेना। और देखो आगे, जयपुर शहर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया था 1727 के अंदर। जयपुर नगर की नींव रखी गई 18 नवंबर 1727 को, और जयपुर नगर की नींव रखी गई पंडित जगन्नाथ द्वारा। पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले कछवाहों की राजधानी आमेर थी। 1207 में वो आमेर राजधानी बनी थी, 1727 तक राजधानी आमेर रही थी। अब सवाई जय सिंह ने खुद के नाम पर एक शहर बसा दिया, जयपुर शहर, जिसकी नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर का वास्तुकार कोई पूछ ले कि जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की जल निकासी का वास्तुकार, जयपुर की जल निकासी का वास्तुकार कौन था, तो मेलकम स्पीड। मेलकम स्पीड जयपुर की जल निकासी का वास्तुकार। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा, तो स्टैनले रीड ने। स्टैनले रीड, स्टैनले रीड की एक पुस्तक थी, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा था। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने। आगे राम सिंह सेकंड पढ़ेंगे अपने। राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी या गेरुए रंग से रंगवाया था। बाद में एकीकरण के टाइम में जयपुर को राजधानी भी बना दिया गया था। एकीकरण के चौथे चरण में राजधानी बनाया गया था BL पटेल कमेटी की सिफारिश पर। तो देख लीजिए थोड़ा सा और। 5 वेधशालाएं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। सबसे पुरानी दिल्ली वाली, सबसे नई जयपुर वाली जंतर मंतर। जंतर मंतर यूनेस्को की सूची में शामिल 2010 के अंदर। फिर जयपुर शहर। जयपुर शहर बसाया गया सवाई जय सिंह द्वारा 1727 में। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने 18 नवंबर 1727 को रखी थी। जयपुर का वास्तुकार पूछ ले तो विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की जल निकासी का वास्तुकार कौन था, तो मेलकम स्पीड था। राम सिंह सेकंड ने जयपुर का शासक राम सिंह सेकंड, जिसने जयपुर को गुलाबी या गेरुए रंग से रंगवाया था। जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा, तो स्टैनले रीड ने कहा था। और स्टैनले रीड ने कौन सी पुस्तक के अंदर कहा, तो द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर कहा था। और देखो सवाई जय सिंह की और बातें। सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जिसको बोलते हैं चंद्रमहल। सिटी पैलेस या चंद्रमहल का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने 1729 से 1732 तक। 1729 से 1732 तक
निर्माण करवाया गया, सिटी पैलेस या चंद्र महल का। सिटी पैलेस या चंद्र महल की ओर देखो बातें। आगे जो माधो सिंह प्रथम, उस माधो सिंह प्रथम का चोगा, चोगा पहनने का वस्त्र होता है, एक बड़ा तो वस्त्र होता है। माधो सिंह प्रथम का चोगा सिटी पैलेस के अंदर रखा गया है। आगे और पढ़ेंगे, गंगोज कलश, चांदी के दो बड़े बड़े पात्र हैं जिनको बोला जाता है गंगोज कलश। वो गंगोज कलश यहां पर माधो सिंह सेकंड ने रखवाए थे। ये गंगोज कलश चांदी के बड़े बड़े पात्र हैं जो माधो सिंह सेकंड ने रखवाए थे। यहां पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है एक गंगोज कलश। पर दो पात्र हैं, दो पात्र हैं और प्रत्येक पात्र के अंदर 245 किलो वजन है, और प्रत्येक पात्र के में 245 किलोग्राम वजन है। और एकीकरण के चौथे चरण, एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। याद रखना, सिटी पैलेस या चंद्र महल जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1729 से 1732 के बीच करवाया था, और माधो सिंह प्रथम का चोगा पहनने का वस्त्र होता है। माधो सिंह प्रथम का चोगा कहां पर रखा गया है? तो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। गंगोज कलश विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। प्रत्येक पात्र में 245 किलोग्राम वजन है, और प्रत्येक पात्र के अंदर 900 गैलन पानी आता है। 900 गैलन यानी एक गैलन के अंदर 4 लीटर होते हैं, यानी प्रत्येक पात्र के अंदर 3600 लीटर पानी आता है। माधो सिंह सेकंड एक बार इंग्लैंड गए थे, तो ये चांदी के दो बड़े पात्र यहां से गंगा जल से भरवा के लेके गए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया गंगोज कलश। फिर एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन 30 मार्च 1949 वल्लभ भाई पटेल ने सिटी पैलेस जयपुर के अंदर किया था। और देखो आगे, जयबाण तोप, जयगढ़ दुर्ग तो पढ़ ही लिया था आपने, जो मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। उस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबाण तोप किसी ने स्थापित करवाई थी? वो राजा सवाई जय सिंह था। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, जिसकी मारक क्षमता, इस तोप की मारक क्षमता है 22 मील, यानी इसको चलाते हैं तो इसका गोला 22 मील दूर जाकर गिरता है। आज तक के इतिहास में एक ही बार इस तोप को चलाया गया है, और इस तोप का गोला जाकर गिरा था चाकसू जयपुर के अंदर। जहां पर इस तोप का गोला गिरा था वहां पर एक बड़ा सा खड्डा हो गया था। इस खड्डे को वर्तमान में बोलते हैं गोलेराव तालाब। खड्डे को बोला जाता है गोलेराव तालाब। तो जयबाण तोप सवाई जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग में रखवाई थी। एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसको एक ही बार चलाया गया था, इसका गोला 22 मील दूर जाकर गिरता है। इसका गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा था, जहां पर आज भी गोलेराव तालाब बना। शीतला माता मंदिर की एक साइड के अंदर यह तालाब बना हुआ है, कहते हैं जहां पर जयबाण तोप का गोला जाकर गिरा था। सवाई जय सिंह की ओर बात देखो, जय सिंह कारिका ग्रंथ। सवाई जय सिंह को जयपुर का चाणक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर ये रुचि रखता था। जैसे एक ज्योतिष ज्ञान के लिए ग्रंथ की रचना करवाई थी, ज्योतिष ज्ञान के लिए ग्रंथ की रचना करवाई थी, जिसको बोलते हैं जय सिंह कारिका। ज्योतिष ज्ञान के लिए सवाई जय सिंह ने एक ग्रंथ की रचना करवाई, उस ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जय सिंह कारिका। नक्षत्रों के ज्ञान के लिए सवाई जय सिंह ने एक ग्रंथ की रचना करवाई, उसको बोलते हैं जीज मोहम्मद शाही। ज्योतिष ज्ञान के लिए जय सिंह कारिका, नक्षत्रों के ज्ञान के लिए जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना करवाई। ऊंचाई मापने के लिए एक यंत्र स्थापित करवाया था
जिसको बोलते हैं राम यंत्र। समय के ज्ञान के लिए एक यंत्र स्थापित करवाया था जिसको बोलते हैं सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र भी बोल देते हैं, कई जगह सूर्य घड़ी भी लिख देते हैं इसको। तो स्वाई जय सिंह ने जय सिंह कारी का ग्रंथ ज्योतिष ज्ञान के लिए, जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ नक्षत्रों के ज्ञान के लिए, ऊंचाई मापने के लिए राम यंत्र और समय के ज्ञान के लिए सम्राट यंत्र या सूर्य घड़ी स्थापित करवाए थे। एक है हुरडा सम्मेलन। हुरडा नाम की जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, और हुरडा सम्मेलन आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन, इसमें राजस्थान के राजा इकट्ठे हुए थे। हुरडा सम्मेलन बुलाने का जो काम है या इसका आयोजन करता है हुरडा सम्मेलन का, वो आयोजन करता पूछे तो स्वाई जय सिंह। आयोजन करता स्वाई जय सिंह। आयोजन करता स्वाई जय सिंह। सुनो भाई, क्या है हुरडा सम्मेलन? स्वाई जय सिंह के काल में राजस्थान पर मराठा आक्रमण शुरू हो गए थे, और मराठा आक्रमणों से बचने के लिए स्वाई जय सिंह है वो राजस्थान के राजाओं को एक छत्र इकट्ठा करना चाहता था। स्वाई जय सिंह का मानना था कि राजस्थान के राजाओं को इन मराठों के खिलाफ एक किया जाए, ताकि सारे राजस्थान के राजा इकट्ठे होकर इन मराठों का मुकाबला करें। क्योंकि आधुनिक काल के अंदर मराठा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी थी, जो दक्षिणी भारत से आया करते थे। कहां तो शिवाजी ने उस मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी, कहां उत्तरी भारत पर प्रभाव बढ़ने लगे। तो स्वाई जय सिंह को लगा कि राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा किया जाए तो मराठों से मुकाबला कर सके। तो राजस्थान के राजाओं को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा के अंदर इकट्ठा करने की योजना बनाई 17 जुलाई 1734 को। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस सम्मेलन से पहले संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए अध्यक्षता संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र जगत सिंह सेकंड को करनी पड़ी थी। आयोजन करता स्वाई जय सिंह था, लेकिन राजाओं के आपसी मनमुटाव के कारण हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाता। राजस्थान पर वैसे के वैसे ही मराठा आक्रमण होते रहते हैं। फिर मराठों का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, तो राजस्थान के राजा मजबूरी में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करते हैं। वो हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता स्वाई जय सिंह। अब अगला राजा, स्वाई जय सिंह की 1743 में मृत्यु हो गई। स्वाई जय सिंह की एक बात और रहेगी, यहां लिखते हैं, ये जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस या चंद्र महल के अंदर स्वाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी के अंदर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक पूछे तो स्वाई जय सिंह था, और सिटी पैलेस जयपुर के अंदर इसका आयोजन करवाया। कहते हैं कुंभाणी के लोगों ने, कुंभाणी नामक स्थान पड़ती है यहीं पर, कुंभाणी के लोगों ने घोड़ों को रोका था। फिर अगला राजा बना ईश्वरी सिंह। 1743 से लेकर 1750 तक आमेर का शासक रहता है ईश्वरी सिंह। सुनो भाई ईश्वरी सिंह के बारे में, याद करो वो देबारी समझौता। देबारी समझौते में आमेर के राजा अमर सिंह सेकंड ने शर्त यह रखी थी कि मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से जो संतान पैदा होगी वो आमेर का अगला राजा बनेगा। तो उस चंद्र कुंवरी से जो संतान पैदा हुई उसका नाम था माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। अब देबारी समझौते की शर्त के अनुसार गद्दी पर बैठना चाहिए था माधो सिंह प्रथम, लेकिन उम्र में बड़ा था ईश्वरी सिंह, इसलिए गद्दी पर बैठ गया ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ गया तो वो माधो सिंह नाराज हो जाता है। माधो सिंह नाराज हो गया। माधो सिंह नाराज होकर सेना लेकर तैयार आ गए हैं,
1747 के अंदर टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है राजमहल। राजमहल का युद्ध होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। और इस राजमहल के युद्ध में एक साइड में तो ईश्वरी सिंह है और दूसरी साइड में माधो सिंह प्रथम है। इस राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह प्रथम को हरा दिया था। अपने भाई माधो सिंह प्रथम को हरा दिया था। और इस राजमहल की युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में एक मीनार बनवाई थी, 7 मंजिला एक इमारत का निर्माण करवाया था, जिसको बोलते हैं इसरलाट या सरगासुली। इसरलाट या सरगासुली का निर्माण राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने करवाया। तो राजमहल का युद्ध जीत गया। अब ये माधो सिंह शांत नहीं बैठेगा। माधो सिंह क्या करता है, आर्मी को और संगठित करता है। अब की बार माधो सिंह चला गया। माधो सिंह चला गया मराठों के पास, और मराठा शासक था मल्हार राव होलकर और एक कोटा का राजा दुर्जन साल। इन सभी के पास चला गया माधो सिंह। माधो सिंह अपनी आर्मी को दोबारा संगठित करता है। अगले साल 1748 के अंदर अगला युद्ध होता है। एक साइड में सेना है ईश्वरी सिंह और दूसरी साइड में 3 लोगों की एक बड़ी सेना है, माधो सिंह, मल्हार राव होलकर और दुर्जन साल। इस युद्ध के अंदर माधो सिंह, मल्हार राव होलकर और दुर्जन साल की सहायता से माधो सिंह जीत गया। ईश्वरी सिंह युद्ध हार गया। अब जयपुर का शासक कौन? अब आपके माइंड में पक्का ये आया है कि माधो सिंह शासक बन गया। लेकिन माधो सिंह 1748 में शासक है नहीं बनता है। नहीं बनने का कारण क्या है? मल्हार राव होलकर बहुत चंट आदमी था ये। मल्हार राव होलकर क्या करता है? मल्हार राव होलकर ईश्वरी सिंह को कहता है कि ईश्वरी सिंह, जयपुर का शासक तू रहेगा। माधो सिंह को यह बोल दिया कि तू राजमहल वाला एरिया है ना, वो माधो सिंह तू ले ले। ठीक है। माधो सिंह को तो राजमहल क्षेत्र दे दिया गया और जयपुर का शासक ईश्वरी सिंह को बनाए रखा। इस शर्त पर मल्हार राव होलकर ने कहा, तू हर साल ईश्वरी सिंह मेरे को टैक्स देगा। जयपुर का शासक तू रह सकता है, पर हर साल तू मेरे को टैक्स चुकाएगा। जब तक टैक्स चुकाए तब तक तू राजा रहेगा। ईश्वरी सिंह कहता है ठीक है, मैं टैक्स दे दिया करूंगा। तो ईश्वरी सिंह पर तो टैक्स लगा दिया हर साल और माधो सिंह को दे दिया राजमहल क्षेत्र। अब शासन सुव्यवस्थित रूप से चलने लग गया। एक और बीच में युद्ध एक और लड़ लेता है ये ईश्वरी सिंह, एक और युद्ध लड़ देता है 1749 के अंदर। युद्ध मानपुर नाम का युद्ध, मानपुर का युद्ध। और इस मानपुर के युद्ध में ईश्वरी सिंह मुगल शासक को हरा देता है। ईश्वरी सिंह और मुगल राजा अहमद शाह के बीच युद्ध होता है। इस मानपुर के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने मुगल राजा अहमद शाह को हरा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा और देख लीजिए। देबारी समझौते की शर्त के अनुसार शासक बनना चाहिए था माधो सिंह प्रथम, लेकिन उम्र में बड़ा ईश्वरी सिंह था तो गद्दी पर बैठ गया ईश्वरी सिंह। तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह ये दोनों भाई लड़ते हैं। पहला युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह माधो सिंह को हरा देता है और युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाता है, 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाता है। तो माधो सिंह प्रथम मराठों के पास और कोटा के राजा दुर्जन साल के पास चला गया। अब माधो सिंह, दुर्जन साल और मल्हार राव होलकर, इन तीनों की सेना आती है बगरू नामक स्थान पर और ईश्वरी सिंह को हरा देती है। अब मल्हार राव होलकर ने वो राजमहल वाला क्षेत्र तो दे दिया माधो सिंह को और जयपुर का शासक बनाए रखा ईश्वरी सिंह को। ईश्वरी सिंह पर टैक्स निर्धारित किया गया। फिर ईश्वरी सिंह ने 1749 के अंदर मानपुर का युद्ध लड़ा और अहमद शाह को हराया था।
अब बात आ गई 1750 तक। 1750 में ईश्वरी सिंह टैक्स नहीं चुका पाता है। जो मल्हारराव होलकर ने टैक्स निर्धारित किया था वो 1750 में चुका नहीं पाता। ईश्वरी सिंह टेंशन में। ईश्वरी सिंह अपनी 3 रानियों को लेकर बैठा हुआ है इस सरलाट के अंदर 1750 में। 3 रानियों के साथ बातचीत कर रहा है ईश्वरी सिंह कि बताओ कोई क्या करे, ये टैक्स वगैरह कैसे चुकाएं। उधर मल्हारराव होलकर को टैक्स नहीं चुकाया गया तो मल्हारराव होलकर वहां से आर्मी लेकर चल पड़ा, दक्षिणी भारत से सेना लेके आ रहा है। ईश्वरी सिंह के टेंशन। ईश्वरी सिंह कहता है कि यार छुटकारा कैसे पाया जाए, ना तो पैसे देने के लिए ना ही फिर आर्मी इतनी बड़ी जो मराठों का मुकाबला कर सके। अपनी रानियों के साथ बातचीत कर रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो महल के ऊपर रानियों को, जो ऊपर वाली साइड होती है, दीवार होती है, मंडेरी होती है एक तरीके से, मंडेरी के पास लेके जाता है और रानियों को दूर का क्षेत्र दिखाने के लिए, दूर से देखो, दूर का क्षेत्र दिखाने के लिए आगे करता है और फिर तीनों रानियों को पीछे से धक्का दे देता है। तीनों रानियां नीचे धू, फिर खुद भी ईश्वरी सिंह कूद जाता है और इस सरलाट से कूदकर मराठों के डर से अपनी 3 रानियों के साथ आत्महत्या कर लेता है। ये ईश्वरी सिंह है। बाकी का जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।